कि एक सिंपली यहाँ पे हम कहें रॉड है, रॉड एक पॉइंट पे हिंज कर दिया गया है, h डिस्टेंस पे एक स्ट्रॉन्ग एक यहाँ पे इम्पल्स दिया गया, रॉड पे हिट किया गया। जस्ट आफ्टर दिस impulse is imparted on this rod, find velocity of center of mass, angular velocity omega of this rod and impulse exerted by hinge के कारण कितना impulse लगेगा, ये पूछा गया। तो एक बात देखो यहाँ पे कि जब इस पे impulse लगाया गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वही impulse हुआ। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें, रॉड की बात करें, इस पे एक impulse लगा I और हिंज इस पे इम्पल्स किधर लगाएगा, हिंज किधर लगाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट ओ पॉइंट पे किधर इम्पल्स लगाएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। क्योंकि ये क्या होता है, पूरा रॉड ये आगे मूव करेगा और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ट्रायंगुलर इम्पल्स लगा तो रोटेट भी करता। अगर यही हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता, ये हिंज नहीं होता, तो इसके कारण VCM भी होता और ओमेगा भी होता एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये वो पॉइंट हिंज है, मतलब ये पॉइंट मूव नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ कि एक इम्पल्स इसने लगाया तो एक हिंज इस पे लगाएगा, रॉड पे लगाएगा, I नॉट लगाएगा, मान लेते हैं। अब ये हो गया रॉड का डायग्राम, इम्पल्स डायग्राम कहेंगे। जैसे अगर हम फोर्स को दिखाते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स डायग्राम, वेलोसिटी अगर केवल दिखाएं वेलोसिटी डायग्राम, एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें तो एक्सेलरेशन डायग्राम। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि एक तो इस पे इम्पल्स लगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसके कारण इसकी वेलोसिटी कुछ हो गई VCM, और दूसरा हम यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट हमारा O है कि नहीं। तो अगर हम एंगुलर इम्पल्स लिखें, ध्यान देना यहाँ पे कि अगर हम एंगुलर इम्पल्स लिखें तो एंगुलर इम्पल्स हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख सकते हैं या स्टेशनरी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं। अगर स्टेशनरी पॉइंट के अबाउट लिखेंगे तो सहूलियत रहेगी। अगर स्टेशनरी पॉइंट है बॉडी में, ऑब्जेक्ट में कोई, तो उसके अबाउट लिखेंगे, नहीं तो सेंटर ऑफ मास तो हमेशा लिख ही सकते हैं। तो हम प्रेफर करेंगे अगर कोई स्टेशनरी पॉइंट है तो उसके अबाउट लिखें। तो देखो नेट यहाँ पे इम्पल्स हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, रॉड पे हम कहेंगे I माइनस I नॉट, डायरेक्शन राइटवर्ड है, मास m इंटू VCM। नेट इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन रॉड अलॉन्ग x डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना था बेटा, 0। पहला इक्वेशन हो गया। VCM। अब एक बात देखो, एंगुलर इम्पल्स हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे तो I नॉट दोनों आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम ओ पॉइंट के अबाउट लिखेंगे तो केवल एंगुलर इम्पल्स आएगा ड्यू टू I। तो एंगुलर इम्पल्स हमने बताया था क्या लिखेंगे, भाव बोलो बेटा। ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर इम्पल्स क्या लिखेंगे दिव्यम, हर ओ पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं बेटा, तो ये इसका IH, बिल्कुल सही, IH, क्योंकि ये I है और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो I इंटू एच इज इक्वल टू I इंटू एच। अब देखो ओ पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं तो I इंटू एच, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको रोटेट कराएं इसी के डायरेक्शन में, अबाउट पॉइंट O, तो एंगुलर इम्पल्स का डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया। तो बेसिकली इसको हमें मालूम है आउटवर्ड, इसको हमने कहा कि आउटवर्ड है, इसको पॉजिटिव लिख रहे हैं तो जो भी इसका इनवर्ड होगा या इसके अपोजिट होगा नेगेटिव लिखेंगे। एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो ओ पॉइंट के अबाउट ही फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये रोटेट कर जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो हम कहेंगे I अबाउट O, तो कितना लिखोगे ml²/3, रॉड का O के अबाउट इंटू ओमेगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल कितना होगा ml²/3 इंटू 0। ये भी समझ में आया बेटा, ml²/3 ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव लिखा गया और ये 0 है। हर चीज समझ में आ रही बात अंजलि। अब देखो यहाँ बेटा, तो हमें यहाँ से हम I नॉट बता सकते हैं। I तो हमें गिवन है, अब अननोन कितने हमारे पास है, यहाँ पे देखो I नॉट, VCM और ओमेगा, 3 अननोन है। इक्वेशन हमारे पास कितने हैं, 2। अब एक बात यहाँ पे भी नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात ध्यान से सुनो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्टेशनरी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, उसको बड़े बड़े कैपिटल लेटर में लिख डालो। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्टेशनरी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है तो केवल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब इट्स मोशन।
कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी पॉइंट के अबाउट अगर वो रोटेट कर रहा है, स्टेशनरी पॉइंट है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम कहेंगे कि ओमेगा इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब इट्स मोशन। तो ओमेगा हर एक पॉइंट का वही होगा, तो VCM और ओमेगा में एक रिलेशन आ जाएगा। वो रिलेशन क्या होगा हर्षित? ओमेगा और VCM में भी एक रिलेशन होगा। क्या वैल्यू होगी? हाँ, VCM इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर की जगह कहेंगे L/2। ये L/2 है बेटा, L/2 है। VCM ओमेगा इंटू L/2। इस इंड की वेलोसिटी कहा जाए तो ओमेगा इंटू L कहेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये सफिशियंट होगा डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि रोटेट कर रहा। तो ये तीसरा हो गया। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, और VCM ओमेगा L/2। 3 अननोन है, तीनों की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से अगर हमें I0 लिखना है, फर्स्ट और सेकंड से I0 लिखना है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान देना। अब तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। I माइनस I0 इज इक्वल टू MVCM। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा M इंटू VCM को लिख सकते हैं L/2 इंटू ओमेगा। L/2 इंटू ओमेगा हम कहाँ से रख रहे हैं? सेकेंड से, क्योंकि हमें I0 कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा क्या लिख सकते हो? 3IH। ध्यान देना, 3IH अपॉन ml²। समझ में आई बात? कैलकुलेशन भी थोड़ा ऐसे ही करो, फटाफट करने की कोशिश करा करो, तो जिससे एक लाइन में बात आ गई। I0 की वैल्यू यहाँ से आएगी कि नहीं आएगी? अब यहाँ से देखो I0 इम्पल्स इम्पार्टेड बाई हिंज ऑन रॉड, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है। इम्पल्स इम्पार्टेड बाई हिंज ऑन रॉड, इम्पल्स इम्पार्टेड बाई हिंज ऑन रॉड कहा जाए, ये हो गया इम्पल्स इम्पार्टेड बाई रॉड ऑन हिंज। ये इम्पल्स इम्पार्टेड बाई हिंज ऑन रॉड, क्योंकि रॉड पे ये हिंज ने लगाया इधर, हिंज ने रॉड पे लगाया इधर, तो रॉड हिंज पे किधर लगाएगा? राइट वर्ड लगाएगा। समझ पा रहे हो बात को? ये रॉड पे लगाया हिंज ने, तो हिंज पे अगर कहा जाए किधर लगेगा तो मैग्नीट्यूड I0 रहेगा, लेकिन वो राइट वर्ड लगाएगा I0। तो यहाँ से देखो I0 की वैल्यू, ये M कैंसिल हो गया, ध्यान देना, एक L कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा एक और स्टेप लिख देते हैं, I माइनस I0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कहेंगे L कैंसिल हुआ, M कैंसिल हो गया, तो 3IH/2L, 3IH/2L। और यहाँ पे हम I0 लिख दें, I0 की वैल्यू हो जाएगी, राइट साइड ले जाएं, और ये हो जाएगा I1 माइनस 3H/2L। ये क्या आ गया? देखो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। बढ़िया मतलब, इसका मतलब हुआ कि एक H की पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी होगी जहाँ पे I0 जीरो हो जाएगा। ज़रा ध्यान देना। क्रिकेट वैसे थोड़ा बहुत सब लोग खेले तो होंगे ना, बैट वैट पकड़ के बाल थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा सबको। हाँ देखो, तो एकदम अभी समझ जाओगे कि गजब ऐसे क्यों होता है। ध्यान देना, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम कहें, अब बेटा I0 तुम्हें पता लग गया, I0 पता लग गया, तो 3 इक्वेशन है, किसी एक में वैल्यू रख दो तो VCM आ जाएगा। फर्स्ट में रख दोगे तो VCM आ गया, VCM आ गया तो ओमेगा आ गया। तीनों वैल्यू आ गई कि नहीं? बोलो भाई। फर्स्ट में I0 की वैल्यू रख दो तो VCM आ गया। जब VCM आ गया तो VCM इज इक्वल टू ओमेगा L/2, तो ओमेगा वहां से आ गया। अब यहाँ पे देखो एक बात, इंटरेस्टिंग बात, कि I0 की वैल्यू जीरो कब होगी? फॉर I0 इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो हिंज पॉइंट है वहाँ पे कोई भी ना हिंज रॉड पे लगाए ना रॉड हिंज पे लगाए, I0 की वैल्यू जीरो हो जाए। I0 जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि 1 माइनस 3H/2L विल बी जीरो। भाई I तो जीरो होगा नहीं, तो H की वैल्यू आ गई, H आ गया 2L/3। ये ऐसा रिजल्ट आया। इसका मतलब हुआ कि अगर ये जो है रॉड, ध्यान देना, रॉड यहाँ पे हिंज है, अगर इसका लेंथ L है और 2L/3 पे अगर हम कोई भी इम्पल्स लगाएं तो इस पे हिंज रिएक्शन I0 की वैल्यू जीरो हो जाएगी।
इस पे लगेगा ही नहीं। तो होता क्या है, कभी कभी ध्यान देना, बात को समझो, जो सभी खेले तो होंगे ही। बैट ऐसे है, जब इसको हैंडल से पकड़ते हैं और इसकी हाइट अगर h है, मतलब इसका लेंथ हम कह दें अगर l है, टोटल लेंथ बैट का l है, और इसको हम हाथ से पकड़, यहाँ पे इस पॉइंट को पकड़ते हैं हाथ से, ध्यान देना बात को। अगर हम इसको कह दें कि अगर बॉल कितनी भी स्पीड से आ रही है, कितनी भी स्पीड से बॉल आ रही है, ध्यान देना, अगर ये लेंथ हो गया, ये हाइट हो गई 2l/3, कभी कभी ऐसा होता है कि 2l/3 पे, ध्यान देना बात को, कि जैसे बॉल बहुत तेज आ रही है और हम बैट को पकड़ रखे हैं और 2l/3 हाइट पे है, जहाँ पे हमने हैंडल को पकड़ रखा है वहाँ से 2l/3 पे जो l लेंथ है बैट का, अगर यहाँ से 2l/3 पे बॉल को लिया गया तो हमारे हाथ पे कोई जर्क ही नहीं लगता, बॉल एकदम तेजी से भाग जाती है, 6 रन 4 रन या तेजी से चला जाएगा और लगता है कि हमने तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं। बात समझ पा रहे हो? जो खेले होंगे कभी जरूर ऐसा ना ऐसा हुआ होगा कि मतलब बहुत हल्का से कहते हैं अरे वो तो हम टच किया बस, उसके बाद फिर वो तेज चला गया। अदरवाइज कहीं और होगा तो वहाँ पे जर्क लगता है, हाथ से हैंडल को पकड़ना होता है बैट को, तो जर्क उस पर लगता है, उसको हम इधर उधर नहीं मूव करने देना चाहते हैं क्योंकि उसको होल्ड करना पड़ता है। लेकिन अगर 2h/3 बाई द वे 2l/3 हाइट पे बॉल आई, कितनी भी स्पीड से रहे, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमने कुछ किया, और उस पर इम्पल्स लगेगा, तेजी से एकदम बिल्कुल रिबाउंड कर जाएगा। समझ में आई बात? तो इसका मतलब हिंज पॉइंट से अगर l लेंथ है 2l/3 पे बॉल लिया जाए, कोई इम्पल्स लगेगा तो यहाँ हिंज रिएक्शन 0 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बाकी यहाँ पे फर्स्ट में ये कर लेना अपने आप, फर्स्ट में आई की वैल्यू प्लेस करना, आई की वैल्यू प्लेस करना यहाँ पे, तो VCM कैलकुलेट कर लोगे, VCM आ जाएगा तो ओमेगा हो जाएगा VCM/L/2। समझ गए ना? इसको कर लेना। क्लियर? मिटाऊं, आगे बढ़ूं? ऋत्विक बेटा बोलो, समझ में आ रही बात अच्छे से? अभिषेक, दिव्यम, किसी को भी कहीं कुछ डाउट रहा कर तुरंत पूछ लेना, और ये सब लिख लिख के करना अपने आप, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते नहीं कहीं से, मजा आ जाएगा। एडवांस को हम बता देंगे, तुम चिंता न करो, भी बीच बीच में हम करवा ही दिए कितने, तुम्हें पता ही नहीं लगा, 8-8 10-10 नंबर वाले। अब एक बात ध्यान दो, अगर एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और ये सॉलिड स्फीयर है, और ये कहा जाए कि सेंटर से किस हाइट पे एक इंपल्स इंपार्ट करें, मतलब एक हम रॉड से हिट करें तेजी से, सच दैट इट शुड स्टार्ट रोलिंग मोशन, मतलब रोलिंग मोशन ये स्टार्ट कर दें। अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस के बारे में नहीं कहा गया कि रफ है कि या स्मूथ है। जब रोल करेगा इसका मतलब वो जैसे इंपल्स दिया, इसकी वेलोसिटी कुछ VCM आई, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर इंपल्स भी लगेगा, बोलो, तो ये रोटेट भी करेगा। फॉर रोलिंग मोशन हम कहेंगे कि इस पॉइंट C की वेलोसिटी, जिसको हम C लेते आए हैं पूरा, तो ये VCM हो गया ड्यू टू रोटेशन। स्फीयर है, स्फीयर मास एम रेडियस r, जब भी स्फीयर कहा जाए, कोन कहा जाए, सिलेंडर कहा जाए, इसका मतलब सॉलिड है, इसको हम कह देंगे इधर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा r। तो फॉर रोलिंग क्या कह दोगे, फॉर रोलिंग क्या लिख दोगे, बोलो, VCM ओमेगा r, बस खत्म बात। अब देखो ध्यान से, ये पूछा गया फाइंड h सच दैट इट स्टार्ट्स रोलिंग मोशन, फाइंड h सो दैट इट स्टार्ट्स रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन। अब ये स्फीयर है, डिस्क होगा, रिंग होगा, उसी के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। एक बात देखो, अब इस पे हम अगर बात करें तो ये इंपल्स आई लगा। अब हमारी बात को समझना बेटा, अगर मान लो कि ये रफ भी सरफेस पे होता, कुछ नहीं दिया गया उसके बारे में, रफ भी सरफेस होता, तो जो आई इंपल्स है, जो इस पे फोर्स लगा, शॉर्ट फॉर ए स्मॉल ड्यूरेशन डेल्टा टी, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा, तो इंपल्सिव नेचर का फोर्स है, और इस पे फ्रिक्शन भी लगता, तो mg और n1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स का नेचर इंपल्सिव नहीं होता। समझ पा रहे हो बात को? वो तो होता म्यू के mg होता ना, इसकी टेंडेंसी स्लाइड करने की होती। अगर ओमेगा, मान लो हम यहाँ पे कहें
किस, ध्यान देना हमारी बात को, अगर ये इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ तो होगा ही नहीं, यहाँ लाइन ऑफ एक्शन अगर आई होता, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होता, तो ओमेगा 0 होता। जैसे ही इंपल्स देते यहाँ पे, तो एंगुलर इंपल्स क्या आ जाता, एंगुलर इंपल्स 0 हो जाता सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ओमेगा क्रिएट ही नहीं होता, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो जब एंगुलर इंपल्स 0 है तो एंगुलर मोमेंटम भी 0 होता, इनिशियल भी 0 होता, फाइनल भी 0 होता। तो क्या होता है, ये इसकी टेंडेंसी स्लाइड करने की होती, स्लाइड करने की होती, तो म्यू के mg हम कहते हैं, म्यू के n1 फ्रिक्शन फोर्स लगता है, लेकिन म्यू के n1 तब भी नहीं कंसीडर करते क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा, वो मॉडरेट फोर्स है। याद आया? ये मैं हाईलाइट करके इसलिए बता रहा हूं, कहीं पे आ भी जाए तो घबराना नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा और वीसीएम दोनों, ओमेगा और वीसीएम सेम है, इसकी टेंडेंसी स्लाइड करने की, मूव करने का ही नहीं है। रफ हो या स्मूथ हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, फ्रिक्शन रहेगा एब्सेंट। अब इस पर हम कहें इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू एम वी सी एम। इम्पल्स इस पे लगा, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब क्या कहें, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर इम्पल्स कहें, स्टेशनरी पॉइंट कोई दूसरा है नहीं, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखें आई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एच है ना, इस पॉइंट के अबाउट। इसको रोटेट कराएंगे इस डायरेक्शन में, तो इसका एंगुलर इम्पल्स का डायरेक्शन क्या हुआ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इसको पॉजिटिव लिख रहे हैं, दैट इज चेंज इन फाइनल, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा हमने कह दिया माइनस इनिशियल 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल है 0। सेकेंड इक्वेशन आ गया बेटा ना, फॉर रोलिंग, फॉर रोलिंग, फॉर रोलिंग मोशन VCM इज इक्वल टू ओमेगा आर। आया कि नहीं? तीसरा इक्वेशन, तीन ही अननोन है हमारे पास। कौन कौन से अननोन है, H VCM ओमेगा, H VCM एंड ओमेगा, ये तीन अननोन है ना। अब देखो H की वैल्यू लिखनी है, H की वैल्यू लिखनी है, तो एक स्टेप में हम लिखेंगे यहाँ पे देखो, I इंटू एच, सेकेंड इक्वेशन से I इंटू एच इज इक्वल टू 2/5 mr, आर ओमेगा, एक आर ओमेगा जो हुआ वही तो VCM हुआ। बोल, ऐसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, टाइम कम लगता है। 2/5 वो भी तरीका हम बताते चल रहे हैं, इसीलिए 2/5 mr, आर ओमेगा इज VCM। इसको हम यूज कर लिया ऑलरेडी, यहाँ वहाँ ले जाकर रखें। तो ये जो एक्चुअली बहुत स्कोर करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये सब भी इन्वॉल्व रहता है, थोड़ा क्या ठीक ठाक रहता है, क्वेश्चन तो आता है लेकिन उसको है। तो 2/5, हाँ बिल्कुल 2/5 mr। अब आर ओमेगा को VCM कह दिया, VCM कह दिया I/m, देखो यहाँ से, और ये हमारा 0 है ये, तो यहाँ से H की वैल्यू आ गई, देखो ध्यान से, I कैंसिल हुआ, एक लाइन में बात हो गई, MM कैंसिल हुआ, तो R की वैल्यू आ गई, H की वैल्यू आ गई, H आ गया 2r/5। 2r/5 पे अगर हम हिट करेंगे, I की वैल्यू ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो VCM ज़्यादा होगा, VCM ज़्यादा होगा, ओमेगा ज़्यादा होगा, लेकिन ये रोल कर रहा होगा। समझ में आ गई बात अच्छे से, क्लियर? अगर ये बात होगी तो ये यहाँ पे होगा। अब देखो, अगर हम यहाँ पे कहें कि अगर मान लो इम्पल्स दिया गया, अब ध्यान देना, इम्पल्स अगर हम कहें इफ H इज ग्रेटर देन 2r/5, तब क्या होगा, इससे ऊपर कहीं पे इम्पल्स कोई किसी ने दे दिया, हिट करने जा रहे थे 2r/5 पे, लग गया ऊपर, तो क्या होगा, बैकवर्ड स्लिपिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आई इम्पल्स VCM तो वही रहेगा, लीनियर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, लेकिन टॉर्क इसके अबाउट हम कहें एंगुलर इम्पल्स ज्यादा हो जाएगा, एंगुलर इम्पल्स, ये हाइट ज्यादा हो गई I इंटू एच, दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी, ओमेगा बढ़ेगा तो ओमेगा आर इंक्रीज कर जाएगा, VCM कम रहेगा, तो बैकवर्ड स्लिपिंग होगा। फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये सरफेस स्मूथ होता तो बैकवर्ड स्लिपिंग होगा, अगर ये रफ होता तो फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड लग जाता, तो इसको कहेंगे बैकवर्ड स्लिपिंग। समझ में आ रही बात सबको बेटा? ये सब बेटा क्या है, वही चीज घुमा के कई तरीके से पूछ सकते हैं। लेफ्ट साइड पे रख दें, यहाँ पे लगाया गया है 2r/5 पे लगाया गया है, नीचे लगाया गया 2r/5 से कम लगाया गया, और राइट साइड पे मैट्रिक्स मैचिंग दे दें, फॉरवर्ड स्लिपिंग, बैकवर्ड स्लिपिंग, रोलिंग मोशन, तो जिसको पता रहेगा वही तो करेगा। अब अगर कह दें इफ H इज लेसर देन 2r/5, तब क्या कहोगे, फॉरवर्ड स्लिपिंग, क्योंकि VCM तब ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी, तो फॉरवर्ड स्लिपिंग कह देंगे, बस खत्म बात।
बात एक क्वेश्चन की नहीं होती, इसको अपने आप लिख करके अच्छे से एक एक चीज़ अपने आप उसको एनालाइज किया करो कॉपी पे पेन से लेकर के, तब जाके बात एकदम ज़बरदस्त होगी। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। किसी को भी डाउट होगा कहीं कुछ तो बेटा पूछना, हेजिटेट नहीं करना। ये नहीं कि नहीं समझ में आया कुछ नहीं बोलने क्योंकि कुछ समझ में आ गया, पूछो। यहाँ पे कोई बात नहीं, अल्टीमेटली फाइनल जो रिजल्ट है वो अच्छा होना चाहिए। लगे रहोगे ज़रूर अच्छा होगा। सब बहुत बच्चे होते हैं नहीं उतना सही कर पाते हैं तुरंत ही स्टार्टिंग में, लेकिन अगर लगे रहते हैं दूसरा सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन तो यही है, और मेहनत करो, लगे रहो जो, और उसी में हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अलग से बच्चे आते हैं कि उनको पहले बहुत आ रहा होता, पहले कभी किसी को नहीं आ रहा होता। तो इसलिए जो है लगे रहो और उसमें चिंता न किया करो कि क्या नंबर आ रहे हैं क्या नहीं, इंटरेस्ट लेकर के पढ़ो। 100% फाइनली देखना। बाद में ऐसे होने लग जाता है कि बहुत कम इनपुट दोगे, फटाफट आउटपुट इतना तेज़ी से मैग्नीफाई होता है, क्योंकि नंबर तो एक लेवल से कम रहेगा तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, दूसरा कुछ नहीं कर रहा, दोनों बराबर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये अलग मिलता ही है इसका बेनिफिट से। देखो ये हम कह रहे हैं प्लैंक है, प्लैंक का मास कह दिया जाए कैपिटल एम, और यहाँ पे एक स्फीयर है बिफोर हिटिंग हर, ये प्लैंक हम कह दें वी नॉट वेलोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, दिस इज स्मूथ, वी नॉट है, और कोलिजन के बाद इसे ये हिट कर रहा है स्फीयर, मास एम रेडियस आर, ये हिट कर रहा है। एक बात देखो कि इसके बाद क्या हो रहा है, ये स्फीयर वापस जा रहा V0/2 से, गिवन है, दिस इज गिवन, V0/2 से जा रहा है, वापस बाउंस कर रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है, ये कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है। अब पूछा गया फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, नेट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, velocity of Planck just after collision, just after collision, impulse imparted by Planck on sphere। जब भी, एक बात ध्यान देना, जो बात बताया उसी का एप्लीकेशन है। हमने कहा था कि जब भी इम्पल्स दिया हो, इम्पल्स या तो पूछा जाए तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे। याद आई बात? जब भी इम्पल्स की बात आ जाए, इम्पल्स दिया हो या इम्पल्स पूछा जाए तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे। स्क्रीनशॉट लिया, देखो ध्यान से समझो बेटा। अब हम कह रहे हैं जब ये कोलाइड कर रहा होगा, एक तो कोलिजन के पहले की बात ये हो गई, ड्यूरिंग कोलिजन कह दें और आफ्टर कोलिजन कह दें। तो पहले हम अलग अलग बनाते हैं। देखो जब ये यहाँ पे हिट कर रहा होगा प्लैंक पे हिट कर रहा होगा, तो स्फीयर पे ध्यान देना, जब ये हिट कर रहा होगा तो स्फीयर पे प्लैंक एक इम्पल्स लगाएगा। किस डायरेक्शन लगाएगा? अपवर्ड। इसको कह दें कुछ I2 कह सकते हैं। और क्या लगेगा इम्पल्स? स्फीयर पे लगा, और स्फीयर पे इम्पल्स क्या लगेगा? देखो जब इससे हिट करेगा, ये इस पे प्लेस होता, किसी हाइट से आ रहा तभी तो V0 वेलोसिटी से हिट कर रहा है बेटा। V0 वेलोसिटी से हिट कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि इस पे जो, अगर ये प्लेस होता तो हम कहते हैं इसका वेट हो गया mg और नॉर्मल रिएक्शन हो गया n1, यही तो कहते हैं। अब यहाँ पे n1 mg के बराबर नहीं है। जब ये हिट किया तो जो इस पे इम्पल्स लगा, n1 का नेचर हो गया इम्पल्सिव, n1 का नेचर हो गया इम्पल्सिव, उसको हम कह दें, या इसी को I1 ही लिखो, कोई बात नहीं, कुछ भी लिखो,
तो इसका नेचर हो गया इम्पल्सिव। तो I1 क्या लिखोगे, N1 dt, T1 से T2। ये N1 mg के बराबर नहीं है बेटा, ये ज़्यादा हो गया ना। अब क्या हुआ कि जब ये यहाँ पे देखो इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना दें, ओमेगा नॉट भी दे दिया जाए इनिशियल, कुछ नहीं सब दे सकते हैं, कुछ नहीं है ऐसा। ओमेगा नॉट से रोटेट भी कर रहा, वी नॉट वेलोसिटी से नीचे आया, अब हम इसको ओमेगा नॉट से रोटेट भी करा रहे हैं, और उसके बाद हिट किया, फिर इसकी वेलोसिटी वी नॉट बाई 2 हो गई, और आफ्टर जस्ट आफ्टर कोलिजन हम कह दें कि ओमेगा विल बिकम 0, ओमेगा फाइनल विल बिकम 0, ओमेगा गायब हो गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन वैसे एज इट इज रहने देते हैं। अब देखो जब ये रोटेट कर रहा, क्योंकि सीधे आएगा तो फ्रिक्शन का रोल नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन इस पे एंगुलर इंपल्स नहीं लगेगा, हम वो भी लगाना चाह रहे हैं। समझ में सबके आ रहा है ना बेटा। तो अब क्या होगा कि जब ये रोटेट कर रहा था ओमेगा नॉट से, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर हो गई, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी इधर होगी, कितनी होगी, ओमेगा नॉट जस्ट बिफोर कोलिजन, ओमेगा नॉट आर। अब इसी को हम कह रहे हैं, इसका मतलब इस पे जो इम्पल्स लगेगा, ध्यान देना, इस डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स म्यू N1, म्यू इंटू N1, यही तो होगा फ्रिक्शन फोर्स। जब N1 ज्यादा हुआ तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स का भी नेचर इंपल्सिव हो गया। समझ पा रहे हो बेटा। इसको कह दें I2, इसको कह दें I2। I2 क्या लिखोगे, I2 क्या लिखोगे, म्यू इंटू I1। देखो बेटा ये कैसे आया, I2 इज इक्वल टू, हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू dt। देखो ध्यान से, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कहोगे, म्यू इंटू N1 dt, म्यू बाहर हुआ तो N1 dt, N1 dt इज नथिंग बट I1, तो इसी को म्यू I1 लिख दिया। समझ में आया सबको, इसी कह देंगे म्यू I1, म्यू I1। तो ये I2 हो गया म्यू I1, एक इम्पल्स हुआ इस पे लगा, एक राइट डायरेक्शन में। अब देखो कुछ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, अपने आप लिख के करोगे वही चीज़ है यार जो पढ़ा गया है, घबराना नहीं है। यही सब तो 10-10 नंबर दे के जाते हैं, फटाफट 2 लाइन 3 लाइन लिखना रहता है, और जो हार जाता है, घबरा जाता है, वही नहीं कर पाता, वही वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले ही भाग जाएं। भाई उनको 10-12 हज़ार जब उनको अलग करना है इतने लाखों में से, 10 लाख 12 लाख 15 लाख से, तो क्या करेंगे, यही सब करेंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। देखो ये इस पे हिट किया तो कितना लगेगा, ये इस पे I1 लगाया तो ये भी I1 इस पे लगाया, और ये प्लैंक ने इस पे I2 लगाया, तो ये भी प्लैंक पे किधर लगेगा, I2 इम्पल्स लेफ्ट वर्ड लगेगा। समझ में आ रहा है बात सबको। I2 लगा, ये I1 लगा। अब ये देखो, नहीं तो इसका हम कहते हैं कि यहाँ पे N2 नॉर्मल रिएक्शन लगता है, इसका मतलब ग्राउंड भी एक हो गया जो I3 इम्पल्स लगाया, क्योंकि ये प्लैंक को कहेगा नीचे चलो जमीन के अंदर, ये कहेगा नहीं जाने दूंगा। तो जो ग्राउंड और इसके कांटेक्ट में है प्लैंक के, तो I3 इसको कहेगा रुको तुम कहाँ उधर जा रहे हो, तो I3 I1 को बैलेंस कर देगा। समझ में आई बात। अब अगर हम ये इंडिविजुअल हमने इम्पल्स डायग्राम बनाया, स्फीयर का और प्लैंक का बनाया, अगर दोनों को हम कंबाइंड बनाएंगे, ध्यान देना हमारी बात को, दोनों को अगर हम कंबाइंड इम्पल्स डायग्राम बनाएं तो कहानी ये हो जाएगी। देखो भाई इस पे इसने इम्पल्स लगाया, ये इस पे लगाया, कैंसिल हो गया, ये I1 इस पे लगाया, ये I1 इस पे लगाया, कैंसिल हो गया, लेकिन एक यहाँ पे ये I3 लगाया। अगर दोनों को हम सिस्टम का इम्पल्स डायग्राम ऑफ सिस्टम, इम्पल्स डायग्राम ऑफ सिस्टम, ये सबके समझ में आई बात, बोलो बेटा। तो इस पे हम कहेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे एक इम्पल्स लग गया, बाकी हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्स नहीं है। व्हेन वी आर कंसीडरिंग प्लैंक एंड स्फीयर एज ए सिस्टम, तो हॉरिजॉन्टल में एक्सटर्नल इम्पल्स नहीं है, इसका मतलब कि हम कहेंगे कि एक्सटर्नल इम्पल्स नहीं है, तो मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, या इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। समझ में आई बात। स्क्रीनशॉट लो बेटा। स्क्रीनशॉट लिया,
देखो अब लिख रहे हैं फॉर स्फीयर इस पे हम लिख दें, इस पे स्फीयर पे इंपल्स कितना लगा I2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। I2 इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इसकी वेलोसिटी कह दें v1, mv1 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल 0 था हॉरिजॉन्टल में ना बेटा। इसके सेंटर ऑफ मास को एक ये लीनियर मोमेंटम प्रोवाइड कर देगा। कौन? ये लीनियर इंपल्स I2। क्लियर बिल्कुल। दूसरा हम कहें I1 जो इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में इंपल्स लगा वो क्या करेगा? I1 चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वर्टिकल डायरेक्शन में इसके मोमेंटम चेंज करेगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? ये अपवर्ड को हम पॉजिटिव लिख रहे हैं तो mv0/2 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल माइनस mv0। समझ में आई बात? I1 एक इसके वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी इसका v0/2 दिया है और इनिशियल ये है फाइनल इंपल्स I1 जो वर्टिकली अपवर्ड लगा पॉजिटिव लिखा तो फाइनल मोमेंटम लीनियर मोमेंटम वर्टिकल में पॉजिटिव माइनस इनिशियल डाउनवर्ड था तो ये लिख दिया। एंगुलर इंपल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये सब फॉर स्फीयर की बात कर रहे हैं। एंगुलर इंपल्स क्या लिखोगे? म्यू I1 कह दें, I2 इज म्यू I2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान देना इसके अबाउट ये रोटेट कराएगा ना एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर इंपल्स। म्यू I1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। एंगुलर वेलोसिटी फाइनल कितना हो गया? बोलो बेटा। इसको पॉजिटिव लिख रहे हैं तो ये 0 हो गया। इनिशियल कितना था? फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल क्या कहेंगे? इनिशियल रोटेट कर रहा था, इनवर्ड था, क्लॉकवाइज था तो माइनस 2/5 mr² ω0। समझ में आई बात बेटा? क्लियर बिल्कुल। दिस इज थर्ड। इसके लिए बात करें तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर प्लैंक क्या लिखोगे? प्लैंक के लिए क्या लिखोगे? I2 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू इसकी वेलोसिटी मान लिया जाए प्लैंक की वेलोसिटी कुछ हो जाएगा v2 कहीं माना तो नहीं है बेटा? नहीं माना। चलो vp माना है तो vp लिख दिया जाए प्लैंक के लिए। तो फाइनल मोमेंटम I2 इंपल्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लिख रहे हैं तो m इंटू वीपी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल 0 था। दिस इज फोर्थ। समझ में आई बात बेटा? हमारे पास अननोन कितने हैं? I1। और बताओ क्या क्या अननोन है? अननोन हमारे पास कितने हैं? I1 I2 में हमें रिलेशन भी पता है बेटा तो इसको हम कह सकते हैं I2 इज म्यू I1 VCM ओमेगा फाइनल 0 है और क्या है? VP और V1 और ये जब हम I1 I2 को हम दो अननोन लिख रहे हैं तो ये भी रिलेशन लिखना पड़ेगा। I2 इज इक्वल टू म्यू I1। समझ में आया? या इसको हम नहीं लिखते, दो अननोन एक ही लिखते तो ये रिलेशन था तो 4 इक्वेशन की जरूरत थी। सब वैल्यू आ गई या नहीं आ गई? तो इसी में देखो अब कैसे कर सकते हैं, किसी में डायनेमिक्स भी यूज कर सकते हैं। सबकी वैल्यू आ गई कुछ, अब उसके बाद बचा नहीं है कैलकुलेशन क्या करना, मतलब इक्वेशन आ गया सब सॉल्व कर लोगे। अब बात को ध्यान समझो जो अब मैं कहना चाह रहा हूँ। मिटाऊँ इसको, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब इसका मोशन देखो कैसे होगा। मिटाएं, ये सब लिख के इक्वेशन मैच कराना बेटा। वो ऐसा देंगे, ऐसा नहीं देंगे कि स्मॉल m है, एक का 2.7 kg मास है और एक का 99.7 कर दिया और एक का कुछ ओमेगा दे दिया कि 2 रेडियन पर सेकंड VCM को। ऐसा वैल्यू देंगे कि फटाफट सब कैंसिल हो करके और कोई एक चीज़ पूछा जाएगा, फट से आंसर आ जाएगा। लेकिन कहानी पूरी पता रहेगी तभी तुम कह सकते हो कि कुछ भी पूछा जाए बता देंगे। तो एक चीज़ कोई निकाल लेंगे
अब वो सब थोड़ी कहेंगे कि डिराइव करो, वहाँ पे समझाना है किसी को, तो वो देखना चाहेंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, बच्चे को आता है, वो ऐसा डेटा देंगे फटाफट कैलकुलेट होकर के सब वैल्यू आ जाएगी। अब इसी में कैसे ये चेंज करके कितना आगे तक जा सकते हैं, देखो डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल इसी में कैसे इन्वॉल्व कर देंगे। कहेंगे कि जो प्लैंक है ये सफिशिएंटली लॉन्ग लेंथ का है, और जब यहाँ पे स्फीयर एक बार कोलाइड किया v0 से, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हुई v0/2, तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब इसके बाद कहानी जो रही, प्लैंक लेफ्टवर्ड मूव करना शुरू कर दिया। इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहीं पे भी कह दें p रहा पहले, और ये प्लैंक की वेलोसिटी vp हो गई, कांटेक्ट गया छूट, ये सरफेस है स्मूथ, ये कांस्टेंट रहेगा। और स्फीयर की बात करें, ध्यान देना, स्फीयर की बात करें तो स्फीयर का सिचुएशन हो जाएगा, इसकी एक वेलोसिटी हो जाएगी v1। इस डायरेक्शन में क्या लिया था वेलोसिटी बेटा हमने, ये v0/2 दिया ही था। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नेट पूछा गया है आफ्टर कोलिजन स्फीयर का, तो vcm जब नेट कहोगे तो क्या कह दोगे, दोनों का 90 डिग्री पे है, वेक्टर सम v1² प्लस v0/2 होल स्क्वायर। और ये अगर पूछा जाए कि एंगल क्या होगा तो एंगल भी बता दोगे, ये v0/2 हो गया, ये हो गया v1, तो ये कह दें थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा v0/2 अपॉन v1, थीटा की वैल्यू आ गई। अब दिया जाएगा तो इस तरह से दिया जाएगा कि जैसे ये मान लो थीटा आ गया 30 डिग्री, थीटा आ गया 30 डिग्री। अब इसके सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से। फिर इसके बाद का स्टेप हम वही समझाने के लिए, कुछ भी कैसे भी पूछा जाए, ये प्लैंक पीछे जा रहा है, वही चीज़ दिखा रहे हैं। जब इसका सेंटर ऑफ मास, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे हमें पता लग गया vcm नेट एट एन एंगल 30 डिग्री, एट एंगल 30, सपोज लेट थीटा इज 30 डिग्री। अब क्या होगा, और कहा गया कि इट इज सफिशिएंटली लॉन्ग लेंथ, ये जाएगा, ये तो इसका पास प्रोजेक्टाइल होगा ना, और ये पीछे की डायरेक्शन जा रहा होगा। फिर पूछा जाए कि सक्सेसिव कोलिजन जो होगा p और q, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अगर मार्क कर दिया जाए यहाँ पे प्लैंक पे, जहाँ फर्स्ट टाइम कोलाइड किया, और यहाँ पे q, अब देखो ध्यान से, रिलेटिव वेलोसिटी भी आ गया, प्रोजेक्टाइल भी आ गया, मैं बात कह रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, ये p पॉइंट जहाँ से ये हिट किया था, उसके बाद ये एयर में गया, p पॉइंट लेफ्टवर्ड जा रहा होगा, p पॉइंट कहीं और पहुँच चुका है, और जब ये यहाँ पे गया तब तक उतने ही टाइम, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बता दोगे, 2 vcm नेट स्क्वायर, सॉरी 2 vcm नेट वेलोसिटी 2u साइन थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया इसका। उतने टाइम में ये कितना पीछे मूव कर जाएगा, p पॉइंट यहाँ पे था तो p यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, समझ पा रहे हो बेटा, p डैश पे चला जाएगा, ये यहाँ पे कहीं चला जाएगा, x1 डिस्टेंस, x1 हो जाएगा vp इंटू t, और इसका रेंज तुम्हें पता है, रेंज कह दोगे vcm नेट साइन 2 थीटा बाई g, ये कह दिया जाए। तो यहाँ के बाद फिर क्या होगा कि इसका रेंज पता लग गया तुम्हें, ये तो एयर में है रेंज r, और ये प्लैंक जो p पॉइंट था वो p पॉइंट यहाँ पे पहुँच गया। इसका मतलब कि जहाँ पे फिर कोलिजन होगा, जहाँ पे फिर कोलिजन होगा, उनके बीच का डिस्टेंस क्या कहोगे, x1 प्लस r, समझ गए ना, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज, यहाँ पे कह देंगे x1 प्लस r, रेंज मतलब हमारा ये बताने का यहाँ पर्पस था कि किसी चीज़ को कैसे मिक्स कर दें, कुछ नहीं, जो पढ़े उसी में से रहेगा, और होता यही है। और ये बात ध्यान रखना, जो एक चीज़ कह रहा हूँ, जब भी तुम क्वेश्चन करते हो और सोल्यूशन आता है, स्पेशली IIT एडवांस मेंस की बात कर रहा हूँ, तो एडवांस का स्पेशली आता, सब पता रहता, लगता है अरे क्या बताएं ऐसे, अभी पेपर देते होगे तो ऐसा भी होता होगा कई क्वेश्चन के साथ, जो सच्चाई है। तो उसका केवल और केवल एक तरीका है प्रैक्टिस और इंटरेस्ट लेकर के पढ़ो। अभी बहुत ज़्यादा नंबर के बारे में नहीं सोचो, अभी तो लर्निंग प्रोसेस है, नंबर आता बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तब भी घबराने की जरा बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ इतने साल के अनुभव से कि लोग छोड़ देते हैं, इसी में से होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, सबके साथ दिक्कत होती है यार।
वो बाद में सब बढ़िया समझाते हैं दूसरे को, जब पूछा जाता है, जब बढ़िया सिलेक्शन हो जाता पूछो तो कहेंगे अरे हम ऐसे पढ़ते थे, हम ऐसे करते थे, हम मतलब ऐसे से सभी फिर प्रवचन देते हैं और लोग सुनते हैं। इतने साल से देख रहा हूँ ना, सच्चाई है, कुछ नहीं है, बस लगे रहो, एकदम बढ़िया होगा, ज़बरदस्त। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये बात पूरा समझ में आया सबको? इसको एक एक चीज़ जो बोला है मैं जिसको भी चाहिए रिकॉर्डिंग दे दूंगा, एक एक बार स्पीड पे, जिन्होंने कर लिया स्पीड पे देख सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो, नहीं ज़रूरत पड़ी बहुत अच्छी बात, ज़रूरत पड़ी तब भी बहुत अच्छी बात। और उसके बाद एक एक चीज़ लिखें, सुने, जो जो बताया है, नहीं तो याद आ जाएगा, पूरा रिपीट हो जाएगा और पूरा एकदम इन करके रखें। जब पेन पेपर लेके खुद अकेले बैठोगे तब एक्चुअल में क्लियर होगा और बढ़िया से, फिर कॉन्फिडेंस आएगा। कब आए कोई क्वेश्चन, वो वाली फीलिंग होनी चाहिए, वो प्राइमरी कंडीशन है। मिटाऊं? सब पे क्वेश्चन मिलेंगे, सब करना और आंसर मैच कराना। हम सब बता दे रहे हैं इन जनरल, मतलब इस पे इसी पे 2-3 क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे मॉड्यूल में, मतलब वर्कबुक वगैरह सब मिलेंगे। बस उसको करके अपने आप, कोई एक पार्ट कहीं पूछ लिया गया, कहीं दूसरा पार्ट पूछ लिया गया, तो इसलिए वही करना। नेक्स्ट देखो, जैसे एक बात देखो, कपलिंग की भी बात बताया था। जैसे मान लो कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, और एक स्फीयर या सिलेंडर कह दें, चलो सिलेंडर कह देते हैं। सिलेंडर मतलब हो गया सॉलिड, मास एम रेडियस आर। अब एक बात देखो बेटा, इसका अब ये स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी या रुका रह सकता है अगर रफ सरफेस है। मान लो ये स्मूथ सरफेस पे प्लेस्ड है, स्मूथ सरफेस पे या रफ पे ही प्लेस्ड है, वो मैटर नहीं करता। हम क्या कह रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे एक नेल है, ये पॉइंट है, और यहाँ पे एक नेल है। ऐसा होता है कि जैसे हम जा रहे हैं और तेज़ी से दौड़ते हुए जा रहे हैं, और एक कहीं पे भी नेल या कोई टुकड़ा पत्थर का पड़ा या फिक्स्ड कहीं पे ध्यान नहीं दिया नीचे, तो क्या होता है, जब पैर में लगता है तो फिर हम उसी पैर के अबाउट फिर रोटेट करके गिर जाते हैं। ऐसा होता है भाई। कोई दौड़ता हुआ जा रहा है, या हम कह दें कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे v वेलोसिटी दे दिया गया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और यहाँ पे एक छोटा सा कोई ऑब्स्टेकल है, तो जब ये यहाँ पे पहुँचेगा, ये ऑब्स्टेकल है, और ये जो क्यूब है, क्यूबॉइड हम कह दें, जैसे ही यहाँ ये पहुँचा v0 से, अभी आएंगे नेक्स्ट, v0 से जैसे ही पहुँचा तो ये पॉइंट के अबाउट इस पे एक इम्पल्स लग जाएगा। भाई तेजी से जा रहा था शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ये पूरा रोटेट कर जाएगा इस पॉइंट के अबाउट, कि नहीं रोटेट कर जाएगा, डिपेंड करेगा। v0 बहुत ज़्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, v0 बहुत कम होगा तो रुक भी सकता है, मतलब फिर कम होगा ओमेगा। समझ में आ रही बात? अब देखो, तो इसके एक यहाँ पे ऑब्स्टिकल है जिसकी हाइट हम कह देंगे मिनिमम हाइट कितना हो कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, नहीं तो अगर ये h की वैल्यू बहुत कम कर देंगे, ज़रा ध्यान समझना, h की वैल्यू बहुत कम कर देंगे, अगर ये एंगल थीटा है, और h की वैल्यू बहुत कम कर दिया जाए, h बहुत कम कर दिया जाए यहाँ पे, तो क्या होगा, ये फिर उसके बाद टॉपल कर जाएगा इस पॉइंट के अबाउट ना, बोलो। तो ये मिनिमम h बताना है सच दैट इट विल नॉट टॉपल। अब देखो ये पॉइंट है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन तो यहीं से पास होगा, ध्यान देना, N1 इस पे जो कांटेक्ट फोर्स होगा, और एक हम कहें N2 इधर लग रहा होगा और इसका mg नीचे लग रहा होगा, इसका रेडियस है r। अब हम इसी पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा, इसी पॉइंट के अबाउट करेगा, तो h की वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछा गया तो हम कह दें h है अगर ये, तो ध्यान देना ये अगर h है, समझाने के लिए बेटा थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं, इसको हम कह दें h है,
इसी पॉइंट के अबाउट हम कहें तो एम जी कॉस थीटा, अब इसको बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, सबके समझ में आ रहा होगा, बोलो। अगर ये टपल कर रहा होगा इस पॉइंट के अबाउट तो ध्यान देना, इसका मतलब कि n जो इनके बीच कांटेक्ट फोर्स होगा n1 क्या हो जाएगा एट टपलिंग, एट टपलिंग n1 की वैल्यू हो जाएगी 0, n1 0 हो जाएगा। मतलब mg साइन थीटा के कारण जब ये छोड़ेगा, mg साइन थीटा के कारण जो टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है और mg कॉस थीटा के कारण जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, इसके अबाउट ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो रिएक्शन फोर्स होगा उसका टॉर्क 0 हो जाएगा। तो हम कहें कि फॉर टपलिंग एट द वर्ज ऑफ टपलिंग, एट द वर्ज ऑफ टपलिंग, एट द वर्ज ऑफ टपलिंग क्या कह दोगे, एम जी साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस, ये बेटा h है, h की मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो ये हम क्या h उससे ज़्यादा h रहेंगे तो रखेंगे तो नहीं ये टपल करेगा, लेकिन मिनिमम एक होगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, सिस्टम के लिए, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस एच, और ये ध्यान देना ये हो गया r, ये r माइनस एच, तो इसको x कह दें, तो x की वैल्यू क्या लिख दोगे, x इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात बेटा सबको, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसको x कह दें, ये r कह दें, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसको इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, एम जी साइन थीटा एट द वर्ज ऑफ टपलिंग, तो एम जी साइन थीटा एक्चुअली टपल करता तो ग्रेटर देन और इक्वल टू कहते, इक्वल होगा तो एट द वर्ज ऑफ टपलिंग होगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन फॉर टपलिंग हम कह दें, फॉर टपलिंग, ध्यान देना फॉर टपलिंग, अगर टपलिंग कंडीशन कहें तो एम जी साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर माइनस एच हो गया, ये आर माइनस एच हो गया, तो आर माइनस एच शुड बी ग्रेटर देन, ये टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए किस टॉर्क से, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया x, इससे ज़्यादा होना चाहिए, एट द वर्ज ऑफ टपलिंग कहें तो यही इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही बात बेटा, तो यहाँ से देखो h की वैल्यू आ जाएगी, h मिनिमम आएगा, h मिनिमम, यहाँ से जो h की वैल्यू आएगी वही h मिनिमम हो जाएगी, दैट इज मिनिमम, इससे ज़्यादा होगा तो टॉपल नहीं करेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, मिटाएं, ये भी देख ही लो जो भी दिखा रहे हैं बता रहे थे। अगर मान लो कि ध्यान देना, अगर हम कह दें कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और एक क्यूब है, क्यूब इसका साइड है a, हाइट है a, इसका मास है m, इसका सेंटर ऑफ मास जा रहा है v नॉट वेलोसिटी से, और यहाँ पे आगे कहीं पे एक ऑब्स्टिकल है फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, तो जैसे ही यहाँ पहुँचेगा, जैसे यहाँ पहुँचेगा क्यूब, तो इसके अबाउट ये यहाँ पे इस पर किसी डायरेक्शन में यहाँ पे लगा इम्पल्स और ये रोटेट कर जाएगा ओमेगा, तो जस्ट आफ्टर हिटिंग व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्यूब। एक बात बताओ मुझे, एक क्यूब है जिसका मास m है, और इसके हम जो भी यहाँ पे इसके सेंटर से इसके अबाउट इसको रोटेट कराएं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सॉलिड क्यूब है, मास m और लेंथ विड्थ a है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हाँ बिल्कुल सही, ma²/6। देखो कैसे इसको कह सकते हो, इसका साइड व्यू देखोगे तो ऐसे दिखेगा, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करो तब भी वही आएगा। अब ऐसे हम कह सकते हैं डिफरेंट स्ट्रिप, ध्यान देना, ऐसे हम डिफरेंट स्ट्रिप ले लें,
M1 M2 M3 ऐसे प्लेस करते जाएं, या यहाँ पे हम कह दें, ध्यान देना, ऐसे में एक स्ट्रिप ले लिए, फिर दूसरा स्ट्रिप ले लिए M2 मास का, फिर M3 मास का, और ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो हमने देखा है MA²/12 प्लस MA²/12 प्लस MB²/12 परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आया था। बेटा समझ में आ रहा सबको? इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब बताया था ना कि कहीं ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम कहते हैं कि ये क्यूबॉइड है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसको हम डिफरेंट स्ट्रिप में ले सकते हैं। कैसे? क्यूबॉइड है, स्ट्रिप है, तो प्लेन लैमिना है, MA²/12 प्लस MB²/12 प्लस M2 इंटू A²/12 प्लस B²/12, वैसे सबको सेट करते जाए तो टोटल मास हो गया MA²/12 प्लस MB²/12। याद आया? तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट कर रहा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा MA²/12 प्लस B हो गया A²/12 क्योंकि क्यूब है, तो MA²/6 इस एक्सिस के अबाउट हुआ। लेकिन अब ये रोटेट वो पॉइंट के अबाउट कर रहा है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। इस एक्सिस के अबाउट पता है और ये एक्सिस के अबाउट लिखना है। ये A/2 है, ये A/2 है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R हो जाएगा √A²/4 प्लस A²/4, तो A²/2, तो A/√2। समझ में आई बात? तो IO के अबाउट कह देंगे तो ये हो जाएगा MA²/6 प्लस MR², MA²/2, तो इसको क्या कह दोगे? MA²/6 प्लस 3MA²/6, तो ये हो जाएगा 2MA²/3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट, एक इंड के अबाउट जब ये रोटेट करेगा। समझ में आई बात? रिवीजन कम करते हो यार, कुछ लोग नहीं समझ में आ रहा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना यार, सब बताया हुआ है, इसीलिए बताया था। तो वो पॉइंट के अबाउट जब लिखेंगे तो क्या कह देंगे? अब इसका देखो, इसी पॉइंट के अबाउट इंपल्स लग रहा है, किसी पॉइंट के अबाउट अगर ऑब्जेक्ट में कोई भी पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट, यही स्टेशनरी हो गया, हिट करने के बाद इसी के अबाउट रोटेट कर रहा, तो जो भी इंपल्स जा रहा है, लग रहा है यहीं से पास हो रहा, तो उसका एंगुलर इंपल्स क्या हो गया? 0। एंगुलर इंपल्स हो गया 0, तो हम कहेंगे कि इसका मोमेंटम क्या रहेगा? या हम कहते हैं एक्सटर्नल टॉर्क हो गया 0, क्योंकि mg डाउनवर्ड है, n अपवर्ड है, तो बैलेंस कर रहे हैं, इसके अबाउट ये रोटेट कर जाएगा। ध्यान देना, इसके अबाउट हम कहें एंगुलर इंपल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स को J कहते हैं। इफ J इज 0 तो डेल्टा L इज इक्वल टू 0। डेल्टा L 0 मतलब L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट क्या लिखोगे? अभी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी mv0 है, v0 है, तो लीनियर मोमेंटम है mv0। वो पॉइंट के अबाउट लिखें तो क्या लिखोगे? वो पॉइंट के अबाउट mv0 इंटू a/, ये अपना देखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो पॉइंट के अबाउट लिखना। दैट इज आल्सो इन होमवर्क, करना अपने आप, सब बताया हुआ है। mv0 a/2 इसका हो गया एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, कोई ऑब्जेक्ट का जब लीनियर मोमेंटम होगा तो लीनियर मोमेंटम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको रोटेट कराओ क्लॉकवाइज सेंस से, क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव लिया, इज इक्वल टू इसके अबाउट रोटेट कर गया। ओमेगा पहले 0 था, नहीं तो हम ICM ओमेगा प्लस MVCM इंटू R परपेंडिकुलर लिखते हैं, तो ओमेगा 0 था, अब क्या हो गया? VCM 0 हो गया, रोटेट कर रहा है इसी के अबाउट, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO इंटू ओमेगा, और IO लिखेंगे तो 2MA²/3। समझ में आ गई बात? लिखना करना बेटा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही तो लगाएंगे। तो इसके अबाउट हो गया MA²/6, और इसके अबाउट लिखना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R, तो R तो वही तो लिखा है
a/√2 डिस्टेंस था ना, लिख लिया सबने? मिटाएं बेटा, थोड़ा सा सब लोग रिवाइज करो, पुराना बढ़िया से अच्छे से रिवाइज करो, करके जो है बात तभी बनेगी, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे। बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो इतना सब फिर बताने की जरूरत कोई मतलब ही नहीं रहा। जब अगर तुम मेन हम अपना थोड़ी रिवीजन करेंगे यार यहाँ पे, वो तो तुम्हारे लिए, जब वहाँ तक नहीं पहुँचोगे तो मैं नहीं बताऊँगा तो नुकसान ही होगा। क्योंकि हम शुरू में स्टार्टिंग क्लास में, याद रखो, हमने कहा था कि हम थोड़ा ज़्यादा बताएंगे। जैसे अगर 100% होगा जो इनका लेवल, तो उससे थोड़ा हमें बढ़ना होगा आगे तक किसी भी टॉपिक में, तब जाके बात बनेगी। फिर वो तुम्हें आसान लगने लग जाएगा, वो तभी लगेगा। उसके करीब तक भी पहुंच गए और थोड़ा भी कम रह गए तो क्वेश्चन नहीं होगा, नंबर में नहीं मिलेगा। तब तो बराबर हो जाओगे कि जिसको बहुत आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है, सब सेम हो जाओगे। जैसे ही थोड़ा सा इफर्ट में आगे निकले, लेवल ऊपर हुआ, फिर धड़धड़ा के पूरा नंबर आने लग जाएंगे। सच्चाई तो ये है। देखो यहाँ पे एक डिस्क है, बताओ कैसे क्या करें, इसमें समझ में नहीं आ रहा। मान लो हमें नहीं समझ में आ रहा, एक डिस्क, इसके ऊपर ये यहाँ पे हिंज है, वो पॉइंट के अबाउट हिंज है, हिंज, इसके ऊपर स्ट्रिंग रैप्ड है। क्या है? स्ट्रिंग रैप्ड है, स्ट्रिंग रैप्ड है। और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है जिसका मास स्मॉल m है, इसका डिस्क है, मास m, रेडियस r, और एक टेबल पे रखा हुआ है। टेबल स्मूथ टेबल है, सरफेस है। अभी स्ट्रिंग में टेंशन है 0, ये कनेक्टेड है। अब ये कहा गया कि इसको v0 वेलोसिटी दे दिया, जब सडनली हिट कर दिया हमने, इम्पल्स दिया सच दैट कि इसकी वेलोसिटी v0 हो गई। अब ये बताना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक। इसको बेटा दोनों सेम आ रहा है, कोई नहीं, इसको स्मॉल m लिखें तो इसको कैपिटल M लिख देते हैं, इसका रेडियस कैपिटल R कह देते हैं, डिस्क का। फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस स्मॉल m एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क या सिलेंडर एक ही बात होगा। ये t=0 प्लस पे दिया गया, इसको v0, हिट कर दिया किसी रॉड से, इसकी वेलोसिटी हो गई v0। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m एंड ओमेगा फॉर डिस्क। क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, जरा सोचो तो। किसी को कुछ समझ में आ रहा है कहाँ से स्टार्ट किया जाए? क्या कह रहे हो, स्ट्रिंग क्या होगी? अरे बेटा ये इसके ऊपर ये रैप्ड था स्ट्रिंग, और ये पहले स्लैग था स्ट्रिंग, यहाँ पे ऐसे ब्लॉक रखा है, और ये यहाँ पे हिंज है। तो एक टाइम आएगा कि जब ये स्ट्रिंग सीधे हो जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ती गई और ब्लॉक यहाँ पे रखा गया। उसके बाद फिर जब ये स्ट्रिंग अब जैसे ही आगे जाएगा, स्ट्रिंग की लेंथ ये इंक्रीज करना चाहेगा, झटके में इधर इंपल्स नहीं जनरेट होगा। जैसे या एक हम कहें कि यहाँ पे हम होल्ड किए हैं, एक ब्लॉक है, यहाँ से हमने रिलीज किया उस एंड को, जैसे ही स्ट्रेट हुई स्ट्रिंग, उसके बाद झटके से हमारे हाथ पे एक इम्पल्स लगेगा और ब्लॉक पे ऊपर लगेगा, तो इसमें एक इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। जब हम इसकी बात करें, ध्यान देना, वो है हिंज पॉइंट। तो ये देखो कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं ब्लॉक, इसका तो एक mg होगा डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन n1, और ये वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं, दैट विल रिमेन बैलेंस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो इस पे, अगर हम डिस्क के लिए बात करें तो इस पे एक इम्पल्स लगा आई लगा, ये चाहेगा कि डिस्क पूरा इधर मूव करे। मतलब अगर फ्री होता तो इसका सेंटर ऑफ मास भी आगे जाता और रोटेट भी करता, ये पूरा आगे जाता और रोटेट भी करता एंगुलर वेलोसिटी से। समझ में आ रही बात? और इसके लिए हम क्या कह देंगे, ये रोटेट भी करता, आगे ले जाता। और यहाँ पे ध्यान दो कि ये पॉइंट यहाँ पे हिंज है, तो ये आगे नहीं जा पाएगा। तो हिंज जो होगा डिस्क पे, कहेगा हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, उधर कहाँ जा रहे हो, तो इस पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा। डिस्क की बात करें
तो अगर हम डिस्क और वो ब्लॉक की बात करें तो दोनों में देखो केवल एक एक्सटर्नल इम्पल्स हो गया इसके सेंटर पे, इसके सेंटर पे। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आई इस पे इधर लगा, इस पे आई इधर लगा, लेकिन इस पे एक आई नॉट लगा कि नहीं? तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा फॉर डिस्क एंड दिस ब्लॉक। हाँ, इसके अबाउट एंगुलर इम्पल्स जीरो है, वो पॉइंट के अबाउट एंगुलर इम्पल्स जीरो है। क्यों? क्योंकि ये जो हिंज के कारण जो इस पे इम्पल्स लग रहा है वो यहीं से पास हो रहा था। एंगुलर इम्पल्स इज जीरो सिंस J is zero about O from conservation of angular momentum, from conservation of angular momentum। क्या लिखोगे? वो पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जब ये जा रहा था एम वी नॉट से, तो ये डिस्टेंस कितना था यहाँ से? आर। बोलो बेटा, ये आर था और ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, तो एल इनिशियल। यहाँ पे हम कह दें एम वी नॉट इंटू आर क्लॉकवाइज। अब उसके बाद फिर क्या हुआ? इसका ही एंगुलर वेलोसिटी थी जीरो, नहीं तो आई सी एम इंटू सिस्टम का लिख रहे हैं इज इक्वल टू फाइनल वी डैश कह दिया एम वी डैश इंटू आर। एंगुलर मोमेंटम फाइनल हो गया इस पॉइंट के अबाउट, और ये इसके कारण क्या होगा? रोटेट भी कर जाएगा ओमेगा से ना, आई सी एम इंटू ओमेगा। अब एक बात देखो यहाँ ध्यान से, ये स्ट्रिंग रैप्ड है, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वही इसकी ओमेगा आर भी होगी। ओमेगा आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? वी डैश के। समझ में आ रही बात? एम वी डैश आर प्लस आई सी एम ओमेगा, आई सी एम एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, और ओमेगा हम कहेंगे वी डैश बाई आर। तो वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो क्या आ जाएगा? एम वी नॉट आर इज इक्वल टू एम वी डैश आर प्लस एम आर बाई 2, आर ओमेगा को लिख दिया वी डैश। तो ये हो गया, एम कैंसिल हो जाएगा, ये और एक आर कैंसिल हो गया, और ये हो गया 3 वी डैश। हाँ, कैपिटल एम था, कोई बात नहीं, स्मॉल एम कर दो यार। वी डैश 2 वी नॉट कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो स्मॉल एम कैपिटल एम के टर्म में आएगा। लेट स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम। समझ में आई बात? देखो, अब ज़्यादा तो नहीं करा रहे हैं क्योंकि हम कराना तो बहुत कुछ चाह रहे थे, और हम जैसे हमने बताया कि शुरू में ही कि हम जो भी लेवल रहता है 1.3 टाइम 1.5 टाइम वो कराना है। अब वो तुम्हें डिसाइड करना है कि कितने दिन में करोगे, कब तक करोगे। क्योंकि अभी आगे की बात करें तो कुछ लोग एकदम बिल्कुल छोड़ देंगे साथ, अभी भी टाइम है। और कल शाम तक जो भी लेक्चर चाहिए क्लास नोट होगा, पूरा अच्छे से रिवाइज करो। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।